नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएनएम क्लासेज में, जिसमें कि आपको एएनएम की जो मिडवाइफरी टॉपिक है जो बीटीएससी के द्वारा डिफाइंड किया गया है, उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग देख रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। लास्ट तक जो वीडियो होंगे उसमें देखिएगा। 15-20 क्वेश्चन हम करवाते हैं। 20 क्वेश्चन आप देखिएगा प्रत्येक दिन, तो आपको जो दिसंबर तक आते आते बहुत सारा क्वेश्चन का आपका कलेक्शन हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप देखते हैं तो याद नहीं होता, आपके माइंड में ऑप्शन और सहित याद रहता है। यदि आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो निश्चित रूप से आपको दिमाग में आ जाएगा कि इसका आंसर ये होगा। एक बार जैसे वीडियो देखते हैं, उसके बाद पीडीएफ एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद आपका निश्चित रूप से आने लगेगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग इस पर व्हाट्सअप करिए, जिसके लिए आपको 100 रुपये पेमेंट करने होंगे, जिसमें कि आपका क्लास भी इंक्लूड है और आपको पीडीएफ भी सारा टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, और जो कि जहाँ तक हम लोगों ने देख लिए थे उसके आगे का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन सब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कुछ दिया गया है। कह रहा है कि भ्रामक प्रसव पीड़ा का लक्षण कौन सा नहीं है। जो भ्रामक प्रसव के दौरान पीड़ा का लक्षण कौन सा नहीं होता है, तो ये नहीं दिया है कि कौन सा है, इसमें दिया गया है कि कौन सा नहीं होता है। तो सर्विक्स विस्तार पर प्रभाव न पड़ना, ये तो होता है। जैसे भ्रामक प्रसव की पीड़ा होती है, उस समय पीड़ा इसके कारण भी होती है जब सर्विक्स का क्या होता है, विस्तार होता है। उसके बाद दिया गया है कि हल्की पीड़ा जो कि निचले उदरी भाग, जो पेट की निचले भाग होते हैं उसमें होता है, ये भी सही है। उसके बाद दिया गया है कि निरंतर एवं असंबंधित गर्भाशयी तनाव, ये भी लगातार होते रहते हैं। निरंतर एवं असंबंधित जो गर्भाशयी तनाव है वो होते रहते हैं, ये भी पीड़ा अनुभव किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनीमा देने पर पीड़ा कम होना, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इसमें कह रहा है कि कौन सा इसका लक्षण नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी दिया गया ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अपना जो द्वार स्रावित नहीं होता है, हार्मोन अपार द्वार स्रावित नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है HCG। सेकेंड यदि हम बात करें बी, इसका जो दिया गया है टेस्टोस्टेरोन, तो इसका आंसर तो यही हो जाएंगे। इस तरीके से आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो इस करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक प्रसव का चिन्ह है। जो वास्तविक प्रसव होता है उसका चिन्ह क्या है, सो या सर्विक्स का पकना, या गलत प्रसव पीड़ा होना, या ल्यूटिनिंग होना। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर लगभग आप सबको पता होता है कि इसका जो वास्तविक जो प्रसव का चिन्ह है वो क्या है, सो है। क्या है, सो है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डोपलर द्वारा जो भ्रूण की हृदय गति की दर हफ्ते में सुनाई देने शुरू होती है। जो डोपलर के द्वारा जो थ्योरी दिए गए उसमें कह रहा है कि डोपलर द्वारा जो भ्रूण की हृदय गति दर किस हफ्ते में सुनाई देना शुरू हो जाते हैं, चौथे हफ्ते में, या 12वें हफ्ते में, 8वें हफ्ते में, या 16वें हफ्ते में। तो अमूमन यदि इसका देखा गया है तो 8वें हफ्ते में जो भ्रूण की हृदय की गति होती है उसकी जो सुनाई, जो कि इसका जो हृदय की गति की जो दर होती है वो सुनाई देने लगती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव प्रारंभ होने तथा सर्विक्स के 5 सेंटीमीटर विस्तार होने की अवस्था होती है, प्रवर्ती अवस्था, या सक्रिय अवस्था, या बाहर निकलने की अवस्था, या अविकसित अवस्था। तो प्रसव प्रारंभ होने से जो सर्विक्स का विस्तार होते हैं, जो कि 9 सेंटीमीटर तक लगभग इनका विस्तार होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सक्रिय अवस्था कहते हैं। क्या, कौन सी अवस्था कहा जाता है, तो सक्रिय अवस्था कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए, ना कि एग्ज़ाम के लिए, बल्कि आप जब वर्क करने जाइएगा, जब आपको बीटीएससी में जॉब हो जाएंगे, तो उस समय भी आपको ये सब सारे टर्म डॉक्टर के द्वारा सुनने को मिलेंगे।
तो आप सबको ये सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। और इसीलिए बीटीएससी ने आप लोग का जो सिलेबस डिफाइंड किया है उसमें ना तो रीजनिंग दिया गया है, ना ही जीके जीएस दिया गया है, ना ही मैथ इंक्लूड किया गया है। इससे पहले बहुत सारे एग्ज़ाम जो एएनएम के होते थे उसमें ये सारे का थोड़ा सा वेटेज रखा जाता था, लेकिन इस बार सबको हटा दिया गया है। सिर्फ एएनएम के जो कोर्सेज में आप लोगों ने पढ़े थे उसी से ये टॉपिक डिफाइंड करके बीटीएससी ने सिलेबस दिया है। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है आप सबके लिए और लिमिटेड सिलेबस है। यदि आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत करिएगा, जो कि आप ऐसा नहीं है कि आपको साल भर मेहनत करना है। लोग जॉब के लिए कितने साल परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे। दिसंबर तक आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़ सकते हैं। और जॉब के लिए आपको 2 महीना मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अक्टूबर समाप्त होंगे, नवंबर सिर्फ आपको 1.5 महीना ही बच रहे हैं। तो 1.5 महीना में आपको 2 से 3 घंटा तो निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। जितना आपको ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन मिल रहा है, जितना आप ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आपका सब्जेक्टिव है आपको रटने होंगे। ऑब्जेक्टिव है, आप देखते जाइएगा, 1-2 बार पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आपके माइंड में उसका ऑप्शन सहित सेटअप हो जाएगा। तो आप लोग पीडीएफ भी ज़रूर ले लें और आपका कंटिन्यूस क्लास जब तक आपकी तैयारी पूर्ण रूप से अच्छी ना हो जाए तब तक आपकी क्लासेज चलती रहेंगे। और एक टाइम आपका ऑनलाइन क्लासेज चलेंगे जिसमें कि आपका कोई भी डाउट रहेगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी क्लासेज रेगुलरली चलेंगे। जितने भी टॉपिक है सबको हम लोग टाइम रहित समाप्त करेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। आपकी मेहनत ही आपको रिजल्ट दे सकती है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए सारा चीज़ तैयार कर रहे हैं। आपको भी मेरे साथ देने होंगे और थोड़ा सा आप वीडियो उनके पास भी शेयर कर दीजिए जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का जो नीला रंग होना कौन सी चिन्ह कहलाता है। जो गर्भ अवस्था के दौरान योनि का जो म्यूकोसा का नीला हो जाना, जो योनि का जो भाग होता है म्यूकोसा वो नीले रंग का हो जाता है, यह कौन सा चिन्ह कहलाता है। गुडाइल चिन्ह या चैडविक चिन्ह या हाइगर चिन्ह। ये सब जो जिन्होंने इनकी सर्च खोज की थी उनके द्वारा ये सब नाम दिया गया है। इसकी जो प्रक्रिया के बारे में जो डिटेल्स जानकारी दिए थे उसी के आधार पर दिया गया है। गुडेला चिन्ह या जैडविक चिन्ह, हाइगर चिन्ह या जैक्यूमर चिन्ह। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको रिपीटेड नहीं होंगे। एक बार आप लोग ये कोई इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से आने लगेंगे। तो यदि इसका हम बात करें तो ये चैडविक के द्वारा बोला गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चैडविक ने ही जो गर्भावस्था के दौरान योनि की जो म्यूकोसा का रंग होता है वो नीला होने का प्रमाण दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रसव की एक विशेषता है। जो वास्तविक प्रसव होती है उसकी एक क्या विशेषता होती है। पीड़ा की अवधि एवं तीव्रता एक समान रहती है। साबुन पानी का अमीना जो एनीमा देने से पीड़ा समाप्त हो जाती है। उसके बाद दिया गया है कि पीड़ा कमर के नीचे होती है जो उदर एवं जांघ तक फैल जाती है। चलने से पीड़ा में आराम मिलता है। तो इसका आंसर आप लोग भी जानते होंगे लगभग। तो यदि हम इसका बात करें तो पीड़ा कमर के नीचे ही होते, ये आपको सही है इसका ऑप्शन। पीड़ा कमर के नीचे होते हैं जो उदर एवं जांघों तक जब फैल जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीगल व्यायाम को गर्भावस्था में करने से क्या होता है। यह मतलब क्या कहता है कि जो कीगल व्यायाम को गर्भावस्था में करने से यह भ्रूण रक्त संचार को बढ़ाता है या पीठ दर्द को आराम दिलाता है या जो पेरिनियल पेशियाँ होती है उसको मजबूती प्रदान करती है या उदरीय पेशियाँ को यह मजबूती प्रदान करती है। तो इसका हम यदि बात करें तो ये क्या करती है, पेरिनियल जो पेशियाँ होती है उसकी मजबूती प्रदान करती है। कौन, कीगल व्यायाम जो गर्भावस्था के दौरान इनकी में क्या होती है, जो पेरिनियल पेशियाँ होती है उसको क्या कहते हैं, ये मजबूती प्रदान करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि डिलीवरी के बाद स्त्री का वजन गर्भावस्था से पहले वजन जितना कम हो जाता है, मतलब कि कितना कम हो जाता है, जो कि पहले जो किस हफ्ता के बराबर हो जाता है डिलीवरी के
होने के बाद, छठे हफ्ता जो छठे महीना होती है, या 7वें महीना, 12वें महीना, या 14वें हफ्ते। तो यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या होती है कि मतलब 6 महीना। तो डिलीवरी के बाद जो स्त्री का वज़न है वो गर्भ अवस्था से जो पहले वाले वज़न जितना कम हो जाती है, वो कितने महीनों के बाद? 6 महीनों के बाद। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव की द्वितीय अवस्था का चिन्ह नहीं है? प्रसव की द्वितीय अवस्था का चिन्ह कौन सी इसमें से नहीं है? तो इसका हम यदि बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने जो कि प्रसव अवस्था की जो रंग का जो चिन्ह होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने देखे थे कि जो कि उसमें हम गर्भावस्था में योनि का मेक्योसा के रंग के बारे में जाने थे। इसमें कह रहा है कि उसका जो चिन्ह है प्रसव की द्वितीय अवस्था की वह नहीं होती है। क्या? प्रस्तुति भाग का जो पेरिनियम का पर आ जाना, और उसके बाद यदि हम देखें तो ये तो होते हैं उसमें। इसमें कह रहा है कि नहीं, चिन्ह नहीं होती है। शिशु का जन्म ये भी होता है। बियरिंग डाउन पीड़ा का अभ्यास ये भी होता है। योनि से रक्त की धारा बहना ये नहीं होती, ये इनकी द्वितीय अवस्था की चिन्ह नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला है कि स्तनपात करने वाले माँ की प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो स्तनपात करने के दौरान जो मतलब कि बच्चों को दूध पिलाते हो तो उसमें प्रतिदिन माँ की कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है? तो यदि इसकी हम बात करें तो ये अमूमन आप सबको भी इसका आंसर जो पता होंगे, क्योंकि 2600 कैलोरी इसकी ज़रूरत पड़ती है स्तनपात करने वाली माँ को। प्रतिदिन उसको 2600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उसके बाद यदि हम लोग और जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योनि परीक्षण, धीरे धीरे आपकी जो क्लासेज की टाइमिंग है वो इंक्रीज किए जाएंगे। जैसे पहले 10-12 मिनट का होते थे, अब 15, उसके बाद 15 मिनट हुआ, इसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज किए जाएंगे। आपकी एफिशिएंसी भी धीरे धीरे बढ़ेगी और ज़्यादा क्वेश्चन भी हम लोग देख पाएंगे। और आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि आधे घंटा से भी कम का लेक्चर होती है, तो उसमें आपको आधे घंटा यदि आप अपनी नौकरी के लिए समय नहीं दे सकते हैं तो आपको क्या नौकरी मिलेंगे? इतनी जो कंपटीशन की दौड़ है, आपको फॉर्म पता होंगे कि बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हो गया। पहले 50,000 ही फॉर्म थे, अब बहुत फॉर्म फिल हो गया। उसके बारे में भी हम डिटेल्स जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे कि कितनी फॉर्म अब तक फिल हो चुकी है, कितनी कंपटीशन आपके लिए बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योनि परीक्षण द्वारा यदि नर्स को लगता है कि सर्विक्स 3 उंगली जितना विस्तार है तो इससे सेंटीमीटर में कितना लिखेंगे? मतलब कि यदि नर्स को लगता है कि योनि के परीक्षण करने के बाद नर्स को लगता है कि सर्विक्स का 3 उंगली जितना विस्तार हो गया है तो इसको सेंटीमीटर में कितना लिखा जाएगा? तो यदि सेंटीमीटर की यदि हम बात करें तो सेंटीमीटर में यदि आप लगभग यदि 1 सेंटीमीटर से 1 उंगली को हम लोग ज़्यादा मान सकते हैं। जैसे कि उसकी चौड़ाई के अनुसार तो 3 सेंटीमीटर हुआ है, तो यदि हम 1.5 के आसपास मानते हैं तो लगभग हम लोग 5 मानेंगे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर तक इसका क्या होता है? विस्तार होता है। मतलब 3 उंगली का यदि सर्विक्स का विस्तार होता है योनि परीक्षण के दौरान, यदि नर्स को पता लगता है कि उसकी जो सर्विक्स का विस्तार 3 उंगली हुआ है तो उसको सेंटीमीटर के टर्म में लिखेगा। तो कितना सेंटीमीटर लिखेगा? तो 5 सेंटीमीटर लिखेगा। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। अगला है कि सार्वजनिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले भाग छेदन का प्रकार है जो लेटरल है या जे आकार, मीडियोलेटरल या मीडियन। तो यदि हम सार्वजनिक रूप से जो किया जाए भाग छेदन है उसका प्रकार यदि देखा जाए तो अमूमन उसमें मीडियोलेटरल कहे जाते हैं। उस छेदन को क्या कहा जाता है? मीडियोलेटरल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि प्रसव काल में जो ऑक्सीटोसिन प्रयोग करने का सबसे गहन दुष्प्रभाव क्या पड़ता है? मतलब साइड इफ़ेक्ट क्या होती है? झटके तथा कोमा में जाना, या उच्च रक्तचाप
उच्च रक्तचाप होना या शरीर से अधिक पानी की हानि या माँ को पोलिया मारना, मतलब ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कह रहा है कि प्रसव काल में जो ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करने से उसमें गहन दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, मतलब साइड इफ़ेक्ट उस पर क्या पड़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, झटके तथा कोमा में जाने की खतरा होती है। क्या होती है, झटके तथा कोमा में जाने की खतरा होती है। अगला है कि लाइकर को सामान्य लिखा जाता है जब वह गहरे लाल रंग का हो या भूसे के रंग का एवं साफ हो या गहरे भूरे रंग का हो या गहरे जो पीले रंग का हो। तो इसका हम यदि बात करें तो क्या होता है, भूसे के रंग एवं साफ हो। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य प्रसव में अधिकतम रक्त हानि कितनी होती है, मतलब एक सामान्य रक्त प्रसव होती है, मतलब कि जैसे कि जो नॉर्मल होती है तो उसमें कितना प्रसव यानी कि प्रसव के दौरान रक्त की हानि होती है या रक्त का निकलना होता है। तो यदि हम उसमें बात करें तो 500 ml तक का रक्त की हानि होती है एक नॉर्मल प्रसव के दौरान। कह रहा है कि पार्टोग्राफ में लिखना शुरू तब किया जाता है जब सर्विकल विस्तारण डॉट होता है, मतलब पार्टोग्राफ में लिखना तब शुरू किया जाता है जब उसका विस्तार कितना हो जाता है। तो उसका विस्तार यदि पूर्ण रूप से उसका जो विस्तार ये तो नहीं होंगे, मतलब 4 सेंटीमीटर तक उसका यदि विस्तार देखा गया है, यदि हो जाती है तो उसको फोटोग्राफ पर लिखना शुरू कर दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपको हो जाएंगे। वही हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस केस में जो कार्ड को देर से क्लैंप करना चाहिए, मतलब कि निम्नलिखित में से किस केस में कार्ड को देर से क्या करना चाहिए, क्लैंप करना चाहिए। कम वजन शिशु को या समय से पहले जन्म लिया शिशु को या RH असंघित या परिपक्व शिशु के दौरान। तो यदि हम इसकी बात करें तो क्या होता है, परिपक्व शिशु के दौरान जो कार्ड की जो देर से क्लैंप करनी चाहिए। अगला है कि गर्भ अवस्था के दौरान उच्च रक्तचाप ग्रस्त माँ को कौन सा आहार लेने की सलाह दी जाती है। गर्भ अवस्था के दौरान जो अधिक रक्तचाप हो जाती है, जो रक्तचाप से ग्रस्त होती है माँ, तो उनको कौन सी आहार लेने की डॉक्टर सलाह देती है या आप लोग के द्वारा ही सलाह दिए जाएंगे, नर्सेज के द्वारा ही अमूमन सलाह दिए जाएंगे। तो उसका हम यदि देखें तो क्या होती है कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब उच्च प्रोटीन या कम रेडियस, उसको सामान्य जो नॉर्मल होती है वही आहार लेने की उनको सलाह दी जाती है। तो इस तरीके से हम लोग जो कि बहुत सारे क्वेश्चन एक दिन में देख लेते हैं और इसके बाद जितना आप लोग का एफिशिएंसी रहते हैं उतने ही लंबा क्लासेज चलेंगे। यदि धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेंगे, आपको लगेगा कि नहीं इससे लंबा क्लासेज होनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें और PDF ज़रूर आप लोग ले लें। PDF से आपको बहुत बेनिफिट होंगे। आप एग्ज़ाम दे के आइएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं हमको PDF से या क्लासेस से बहुत फ़ायदा हुए हैं। तो आप लोग PDF ज़रूर ले लें और उसके लिए आप लोगों को WhatsApp पे कांटेक्ट करने होंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।